आपसे मिलिए कार्यक्रम के श्रोताओं को नरेश कौशिक का नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम आज आपकी भेंट भारत के प्रख्यात संगीत निदेशक नौशाद से करा रहे हैं। नौशाद 1937 में लखनऊ से मुंबई आए थे और पिछले 60 वर्षों में उन्होंने हिंदी सिनेमा संगीत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नौशाद साहब से ये भेंटवार्ता मैंने कुछ महीने पहले मुंबई में रिकॉर्ड की थी। शुरुआत उनके लखनऊ से मुंबई आने से होती है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूँगा आपको कि यकीनन म्यूज़िक से ताल्लुक़ था मेरा, लेकिन मेरे घराने में किसी को म्यूज़िक से कोई लगाव नहीं था और मैंने घर इसी गुनाह पर छोड़ा कि वालिद साहब ने कहा अगर म्यूज़िक चाहिए तो घर छोड़ो, घर चाहिए तो म्यूज़िक छोड़ो। तो हमने कहा घर आपको मुबारक हो। और हम 17 साल की उम्र थी उस वक्त। तो हमारे एक दोस्त थे आदिल साहब, उन्होंने कहा भाई बम्बई जाओ, बोलती नाचती गाती फिल्में शुरू हुई हैं, उसमें मुमकिन है तुम्हें कोई मौका मिले, तो वहाँ मुमकिन है तुम्हारे यानी इस फ़न का कोई अच्छा इस्तेमाल हो और तुम्हें इससे रोज़ी मुयस्सर हो, तुम यही इसी को प्रोफेशन, इसी को पेशा बनाना चाह रहे हो। तो उस सिलसिले में यही सोचकर मैं मुंबई आया था और मैं किसी को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था और मैं बस आ गया, किस्मत ले आई और मैंने यानी फुटपाथ पर सोया भी मैं। मेरे पास पैसे थे वो भी किसी ने निकाल लिए जेब से, ट्राम में बैठा हुआ था। तो यहाँ फिर कैसे शुरुआत की? यहाँ फिर एक अखबार में न्यूज़ पढ़ी, उर्दू अखबार में कि न्यू पिक्चर्स के नाम से एक कंपनी शुरू हुई है, उसमें म्यूजिशियंस की ज़रूरत है। तो इंटरव्यू के लिए हम भी उस जगह पहुँचे। उस्ताद झंडे खां साहब उसमें थे, म्यूज़िक कंपोज़र, जिनका नाम बचपन से मैं सुनता था। तो मैंने ये सोचकर वहाँ हाज़िरी दी कि इस बहाने उस्ताद झंडे खां साहब को देख भी लूँगा मैं। बहरहाल हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमने भी ट्रायल दिया, पियानो बजाया। तो खैर वो लंबी कहानी, इन शॉर्ट हमको 40 रुपए महीने पर वहाँ नौकरी एज ए पियानिस्ट मिली। 1941 तक आप इसी तरह से आपने म्यूजिशियन का काम किया, मैं समझता हूँ। फिर आप पहली बार 1941 में आपने संगीत निर्देशक की हैसियत से शुरुआत की। हाँ, मैं कई हजरात के साथ उस अरसे में असिस्टेंट भी रहा। मुझको पहला मौका मिला, भवनानी प्रोडक्शन के नाम से एक कंपनी थी, मिस्टर मोहन भवनानी। तो प्रेम नगर उस फिल्म का टाइटल था। उसमें मुझको DN मधोक साहब उस वक्त थे, डायलॉग राइटर, स्टोरी राइटर और सॉन्ग राइटर, यानी और डायरेक्टर भी। वो सभी तरह के, इन्हें कहना चाहिए कि हर फील्ड में, हर मैदान में वो काबिल समझे जाते थे और थे वो मुझे बेटे की तरह चाहते थे। पता नहीं क्यों उनके दिल में मेरे लिए बहुत मोहब्बत पैदा हो गई और वो हमको ले गए भवनानी प्रोडक्शन में। स्टोरी वही लिख रहे थे, गीत वही लिख रहे थे। तो उन्होंने भवनानी साहब को कहा भाई इस लड़के को म्यूज़िक का चांस दो। भवनानी साहब ने बहरहाल बहुत ही नाक भाव चढ़ाई कि भाई ये किसी छोटी उम्र है इसकी, अरे ये क्या ख़राब कर देगा काम हम। तो मधोक साहब ने कहा कि भवनानी साहब मेरे पैसे स्टोरी के सबके आप ज़मानत में रखिए, अगर कुछ ख़राब हो जाए तो मेरे पैसे न दीजिएगा। उन्होंने हमको चांस दिलवाया था। लोगों ने उस पिक्चर को पसंद किया, उसके गाने पसंद किए। आप उसके बाद तो फिर एक के बाद एक आप फिल्म निर्देशक की हैसियत से करते गए, लेकिन आपके सामने एक ये चुनौती थी कि आप एक नया स्टाइल दें फिल्मी दुनिया को, संगीत एक नई तरह का संगीत दें। वो क्या ऐसी चुनौती थी? उस वक्त जो फिल्में बनती थी शुरू में, जब हम इस लाइन में आए भी नहीं थे, तो उस वक्त रायचंद बोराल साहब, पंकज मलिक, तीमिर बरन, अनिल विश्वास, पंडित अमरनाथ, ये लोग
बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, बड़ी अच्छी तर्जें बनाते थे, लेकिन उस वक्त जिसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं उसका तख़य्युल नहीं था। चूँकि नाटक से ये मुंतकिल होके फिल्म में आई थी चीज़, तो एक पेटी तबला बजता था, समझे, एक हारमोनियम और तबला। तो बोराल बाबू, आरसी बोराल बाबू ने, जो न्यू थिएटर्स में म्यूज़िक कंपोज़र थे, उन्होंने इसमें वो पियानो लाए, मैंडोलिन लाए, वायलिन भी एक लेके आए। तो ज़रा शक्ल बदलने लगी कि भाई कुछ नया साउंड है, ये तो कुछ अलग है। फिर जब हम आए तो हम भी इन सबको सुनते थे और एक म्यूज़िशियन की हैसियत से काम कर रहे थे, लेकिन हम ये ज़रूर सोचते थे कि कुछ हमें अगर मौका मिले, मैदान मिले, तो हम भी कुछ ऐसा कुछ करें कि अपनी पहचान जिससे बने। और हमारे जहन में ये चीज़ ज़रूर थी कि हिंदुस्तान का जो फोक है या हिंदुस्तान का जो क्लासिकल म्यूज़िक है ये बड़ा रिच है, और हर प्रांत के जो फोक हैं डिफरेंट कलर हैं, इनमें अलग अलग कलर हैं। इनको अगर समेटा जाए तो इन्हें अच्छी बात पैदा हो सकती है। तो हमको जब एक फिल्म मिली रतन, जिसका नाम था, वो विलेज के ऊपर थी वो पिक्चर, तो उसमें हमने ढोलक का इंट्रोड्यूस किया। ढोलक, ये मटका, ये फ्लूट और सितार, ये इनका कॉम्बिनेशन उसमें लाए, और मेलोडी सारी फोक के ऊपर आधारित थी। अखियाँ मिला के जिया बरमा के चले नहीं जाना, या वो जाने वाले बालम वाल लौट के आ, या सावन के बादलों उनसे ये जा कहो तकदीर में यही था साजन मेरे न रो। ये सब गाने उसके थे जो आज तक अभी भी सीडी उसकी बनी है, EMI ने सीडी बनाई है 55 ईयर्स की बात है। तो उसमें कोई मेरा कमाल नहीं था, वो हमारी धरती के फोक का कमाल था जो रहती दुनिया तक जिंदा रहने वाला है। जाहिर है रतन फिल्म का जो संगीत था काफी लोकप्रिय हुआ, उसके बाद आपने उसी तरह का संगीत और फिल्मों में भी दिया। क्या फोक उसमें महत्वपूर्ण वजह थी? नहीं, देखिए, फिल्म कहानी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कहानी का बैकग्राउंड क्या है आपका। उसमें फिर हमें मौका मिला, गंगा जमुना बनाई। गंगा जमुना थी कहानी उस मिजाज की, उसमें भी हम फोक लाए। वो आपने शायद उसके गाने सुने हो, या आवाम को अब तक नो के ज़बान पर ताज़ा हैं वो गीत उनके, जनाब ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला, या वो प्रेम का छुटिया पटाखा तो धमाक हुए बेकरी, ये सब गाने उसके ये फोक के ऊपर आधारित थे। तो उसमें मौका मिला। फिर हमने 1953 में एक करवट बदली। बैजू बौरा जब हमने किया तो बैजू बौरा में हम पूरा क्लासिकल म्यूज़िक लेकर आए, और ये सोचा कि जो हमारे क्लासिकल गायक हैं, महफिल होती है 10 आदमी 20 आदमी 100 आदमी सुन लेते हैं। फिल्म मीडिया से अगर ये लोग आएँ, इनको रिकॉर्ड किया जाए तो लाखों और करोड़ों आदमी एक रात में इनको सुन सकते हैं। तो मैंने इस मौजू को लेकर जब बैजू बौरा बनाई तो मैं पंडित पलुस्कर जी के पास गया, अमीर खान साहब के पास गया, इन लोगों को रिक्वेस्ट की कि आप फिल्म में आइए, प्लेबैक दीजिए हमको, और उनको इस चीज़ पर रजामंद किया। और उनका करम था, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमको वो इज़्ज़त बख्शी और हमारे साथ उन्होंने काम किया। तो इस मामले में जो जितने प्रोड्यूसर थे या जो एक्टर थे, वो आपको पूरा सहयोग, पूरा सम्मान देते थे, या कहीं कहीं उनको लगता था कि ये शायद ठीक ना बैठे, उनकी अपनी इमेज, उनका पैसा ना डूब जाए, ऐसी बात नहीं आती थी? नहीं, उस वक्त और आज में काफ़ी फ़र्क है। उस वक्त ये होता था कि अगर किसी को हमने लिया है मौसीकी के लिए, संगीत के लिए, तो ये सोचकर लिया है प्रोड्यूसर ने कि ये जानता है, तो उस पर छोड़ा जाता था। उसके जानकार दिमाग में अनजान दिमाग नहीं ठोसा जाता था। आज उल्टा हो गया है। आज जो पैसा लगाता है वो समझता है कि सबसे मुश्किल काम तो मैंने कर लिया, पैसा मुहैया कर लिया है।
सबसे मुश्किल काम तो मैंने कर लिया, बाकी काम आसान है। वो म्यूज़िक भी जानता है, वो डायलॉग भी जानता है, वो गीत लिखना भी जानता है, वो सब जानता है। और वो कहता है जो ऐसा ट्यून बनाओ, ज़रा सुनाओ मुझे, और वो भी सुनता है, और ऑफिस के बॉय भी और ड्राइवर भी खड़ा हुआ है, सब। अब उसका इम्तिहान हो रहा है जो म्यूज़िक दे रहा है। आपको नहीं किसी प्रोड्यूसर ने कहा कि नहीं ये इस तरह का म्यूजिक नहीं चलेगा? मेरी शर्त ये होती थी कि अगर काम मैं करूँगा पहले स्टोरी समझा दीजिए। स्टोरी क्या है आपकी, गाना कहाँ आएगा, क्यों आएगा, गाने का मैटर क्या होगा, ये कैरेक्टर का नेचर क्या है, ये तमाम चीज़, लोकेशन क्या है, पीरियड क्या है, ये सब समझ के फिर मैंने स्क्रीन प्ले की कॉपी दे दीजिए मुझे, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूँगा। मैं मदाखलत नहीं चाहूँगा। ये आप पर डिपेंड करता है, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इस मीडिया से क्या चीज़ दें लोगों को। हम बजाय इसके कि हमें 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए का फ़ायदा हो, मैं कहता हूँ 50,000 का फ़ायदा हो, लेकिन हमें यह फ़ख्र हो कि हमने कोई अच्छी चीज़ दी है लोगों को। तो ये सब हम ये सोचते नहीं, हम आज यही सोच रहे हैं हम फिल्म मेकर्स कि 10 के 20 हमें मिलना चाहिए। डांस कराना है, लड़की को नंगा करना, करा दो। तो मुझे उन लड़कियों पर अफसोस आता है जो आज इसके लिए तैयार हैं कि उनको जिस तरह से आप एक्सप्लॉइट करना चाहें स्क्रीन पर वो तैयार हो जाती हैं। और आज एजुकेटेड, पढ़ी लिखे घर की, शरीफ घर की लड़कियां हैं। और साहब उस वक्त सुरैया, नरगिस, ये ने कानन बाला, ये इन लोगों ने कभी इस किस्म के रोल नहीं किए, ऐसे लिबास नहीं पहने कहानियों में जो कि आज। और उस वक्त कहा जाता था कि ये कोठे वालियाँ हैं जो फिल्म में काम करती हैं। तो मैं कहता हूँ अगर वो कोठे वालियाँ थी तो इनसे बेहतर थी, इनसे ज़्यादा शरीफ थी। अभी देखिए, एक यहाँ पर मुजरा करती थी एक लड़की, मैंने फिल्म पाकीज़ा में उससे कुछ दादरे ठुमरी भी गवाई थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। वो ठुमरी दादरे गाती थी तो मुजरा करती थी। तो इन दिनों मिली मुझे, तो कपड़े लिबास उसके कुछ अच्छे नहीं थे। सलाम दुआ हुआ, मैंने कहा आप कैसी हैं? कहना साहब हम तो तबाह हो गए। हमने कहा क्या हुआ? आवाज़ ख़राब हो गई, मुजरा नहीं करती आप? तो कहने साहब आवाज़ तो अब भी अच्छी है, सुन लीजिए। फिर कहने साहब देखिए हमारा धंधा तो माधुरी दीक्षित, ममता कुलकर्णी, श्री देवी, ये कपूर साहब की लड़की, ये इन लोगों ने ले लिया धंधा हमारा। हम तो एक कमरे में साड़ी बांध के बैठते थे, मुजरा करते थे घूंघट निकाल के कि कृष्ण ने बंसी बजाई, राधा मुस्काई, और ये वो लोग दाद देते थे। और फिर से कहिए आहा क्या ये बुर्की लगाई है। बोले ये लोग तो लाखों आदमी के सामने नंगी होकर नाच रही, तो लोग उधर जाएंगे कि हमारे वहाँ आएंगे? तो हमारा तो धंधा तबाह हो गया। फिर भी उसने मुझसे एक जो डायलॉग कहा है कान में कि मैं, नौशाद साहब फिर भी आप हमको तवाइफ कहते हो, उनको शरीफ कहते। नौशाद साहब, आपको अफसोस है इस बात का कि आप यहाँ आए, इतने दिन आपने इस दुनिया में आपने संगीत दिया, या आप सोचते हैं कि आपने तो अपने हिसाब से सब ईमानदारी से काम किया, ठीक काम किया? नहीं, लेकिन मुझे जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर रंज है। मैं अफसोस जाहिर करता हूँ उस पर कि हमने जो कुछ किया वो भी अच्छा नहीं हुआ। हम जो चाहते थे वो भी शायद हम नहीं कर पाए, क्योंकि संगीत ऐसा बड़ा मैदान है, इतना बड़ा सागर है कि मैंने कहा था बरस गई राम बदरिया कारी, बुझी ना प्यास हमारी। तो अभी तक हम प्यासे हैं। मेरा अभी कोई ऐसी फिल्म है जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए जो संगीत आप देना चाहते हैं अभी तक नहीं दिया आपने पिछले 60 बरस में? तो मुमकिन है ऐसा कोई फिल्म मेकर आए नहीं, वरना मैं जिसको ये कहूँ कि ये मेरा संगीत या ये गीत अच्छा है वो अभी बाकी है, वो अभी तक नहीं आया। तो अर्ज़ ही है कि मैंने कहा था प्यास मेरी जो बुझ गई होती, ज़िंदगी फिर ना ज़िंदगी होती। तो मैं अभी तक प्यासा हूँ। तो तमाम सुनने वालों की खिदमत में ये खादिम आपका नौशाद आपको आदाब और सलाम पेश करता है। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद साहब।